वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 6th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन अर्थात आदर्श और अनादर्श विलयन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकें कि विलयन आदर्श है या अनादर्श विलयन है, इसको हम समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप अवश्य हमारा 4th और 5th वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने राउल्ट के नियम को स्पष्ट किया है, क्योंकि वह सॉल्यूशन या वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उनको अनादर्श विलयन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार आप अवश्य 4th और 5th वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको राउल्ट का नियम स्पष्ट हो सके। आदर्श और अनादर्श विलयन अर्थात आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पता लगाने के लिए हम पहले बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस वह सॉल्यूशंस होते हैं जिसके दोनों अवयव अर्थात विलायक, जैसे कि अंग्रेजी में हम सॉल्वेंट कहते हैं, और विलय जिसे अंग्रेजी में हम सॉल्यूट कहते हैं, किसी भी रेशियो में लें और वो इजीली मिक्स हो जाएं, ऐसे सॉल्यूशंस बाइनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर भी यही लिखा है। वह विलयन जिसके अवयव अर्थात विलायक तथा विलय किसी भी अनुपात में मिलाने पर पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आदर्श विलयन, इनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए ग्रीन बोर्ड पर बनने वाले इस डायग्राम की हमको हेल्प लेनी होगी। इस डायग्राम में पहले वाले बीकर में हमने सॉल्वेंट ले रखा है और उसके मॉलिक्यूल्स को हमने ए से प्रदर्शित किया है। दूसरे वाले बीकर में सॉल्यूट्स ले रखा है और उसके मॉलिक्यूल्स को हमने बी से प्रदर्शित किया है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को हमने ए बी से प्रदर्शित किया है। तो ये जो सामने डायग्राम बन रहा है, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी को हमने ग्रीन बोर्ड पर सामने लिख रखा है। ये अपने आप में सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं और इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रॉपर्टीज जो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं ये काफी हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये ऐसी क्यों होती हैं, इसको समझाने के लिए हमें काफी डिटेल में अपना वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन करना होगा और एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने इसमें पहले आइडियल सॉल्यूशन और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लिखा है। ए और बी मॉलिक्यूल के मध्य इंटरेक्शन ए बी के मध्य के इंटरेक्शन के बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि हमने सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से प्रदर्शित किया है। तो जितना ए के मध्य आकर्षण या इंटरेक्शन होगा और जितना बी के मध्य आकर्षण या इंटरेक्शन होगा, उन दोनों को मिलाने से मिलने वाले सॉल्यूशंस अर्थात ए बी मॉलिक्यूल के मध्य भी उतना ही आकर्षण होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जबकि यदि ए और बी के मध्य के इंटरेक्शन ए बी के मध्य के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होते हैं, ए बी के इंटरेक्शन यदि बहुत अधिक होते हैं या बहुत कम होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस टेबल की एक प्रमुख पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द ही सब बातें घूमती हैं, तो इसको काफी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमने ए को तो सॉल्वेंट से प्रदर्शित किया है और बी को हमने सॉल्यूट से प्रदर्शित किया है, और जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हमने ए बी से प्रदर्शित किया है। तो जैसे इंटरेक्शन यानी कि आकर्षण ए मॉलिक्यूल के मध्य हैं, बी मॉलिक्यूल के मध्य हैं, और वैसे ही आकर्षण यदि ए बी मॉलिक्यूल के मध्य हैं तो वह विलयन आदर्श विलयन होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे विलयन अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। सेकंड, डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। यदि हम दो लिक्विड्स मिलाते हैं और उनके मिलने से बनने वाला सॉल्यूशंस का आयतन उन दोनों के आयतन के योग के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। और यदि उन दोनों की मिक्सिंग से बनने वाला सॉल्यूशन का आयतन या वॉल्यूम
बहुत अधिक होता है या कम होता है, तो ऐसे विलियन नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा एच को हम एंथैल्पी बोलते हैं। यदि किसी विलियन को दो अवयवों से मिलकर के बनाया गया है, यदि किसी विलियन को दो अवयवों से मिलकर के बनाया गया है और दोनों अवयवों को मिलाने पर, अर्थात सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने पर ना तो एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग अर्थात एंथैल्पी 0 के बराबर है। और यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। यदि ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो हम बोल देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अर्थात ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो हम कह देंगे कि एंडोथर्मिक अर्थात ऊष्मशोषी अभिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो ग्रीन बोर्ड पर बनने वाली टेबल के जो 4th और 5th पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वह आप एक जैसे देख रहे होंगे। डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस को हम एंट्रोपी कहते हैं और एंट्रोपी रैंडमनेस की माप होती है। रैंडमनेस को हम अव्यवस्था बोलते हैं। जब हम दो द्रव्यों को आपस में मिला देते हैं तो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो उनकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। चाहे सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन हो, चाहे सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, उनके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग सदैव ग्रेटर देन 0 ही होता है। इसी प्रकार से डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0, चाहे वह आइडियल सोल्यूशन हो चाहे वह नॉन आइडियल सोल्यूशन हो। डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं और ये गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिसिटी की माप होती है। इसको हिंदी में स्वतः स्फूर्त कहते हैं। जब दो द्रव्य आपस में मिलने पर सॉल्यूशन बनाते हैं और उन सॉल्यूशंस को हमें मिलाना नहीं होता है, वे आपस में ही स्वतः ही मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन दो द्रव्यों को मिलाने पर स्वतः स्फूर्त है। स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होती है, चाहे वह आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो ये जो 4th और 5th पॉइंट हैं ये कॉमन है, इनको हमें ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। केवल हमको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट काफी डिटेल से स्टडी करनी है। पहले पॉइंट को हमें काफी डिटेल से पढ़ना है और उसी के ऊपर दूसरा और तीसरा पॉइंट डिपेंड करता है। लास्ट में आप यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हुआ देख रहे होंगे। जब आप यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट समझ जाएंगे तो 6 पॉइंट अपने आप ही समझ जाएंगे, जो कहता है आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे और काफी लेंथी वीडियो लेक्चर बनेगा। एक एक करके हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बार आप शुरू में जो हमने बीकर वाला चित्र बनाया था उसको ध्यान में रखिएगा और इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। एक एक करके हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट इंटरेक्शन को स्पष्ट कर रहे हैं। जब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा तभी हमको सेकंड पॉइंट डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग समझ में आएंगे। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट AA और सॉल्यूट BB को मिला करके सोल्यूशन AB बनाया है। तो जैसे इंटरेक्शन या आकर्षण बल AA मॉलिक्यूल के बीच है और BB मॉलिक्यूल के बीच है, वैसा ही यदि आकर्षण या इंटरेक्शन AB मॉलिक्यूल के बीच होता है तो हम कह सकते हैं कि बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात जितना इंटरेक्शन AA मॉलिक्यूल और BB मॉलिक्यूल के मध्य है उतना इंटरेक्शन AB मॉलिक्यूल्स के मध्य नहीं है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा।
अब यदि ए बी मॉलिक्यूल के मध्य वह इंटरेक्शन नहीं है जो कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के मध्य है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इनके मध्य इंटरेक्शन अधिक हो जाएगा या फिर इनके मध्य इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यदि इनके मध्य इंटरेक्शन अधिक हो जाता है, रीजन कोई भी हो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मुख्य रीजन यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ने का मुख्य रीजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ पर ए मॉलिक्यूल के बीच सिंपली वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे और बी मॉलिक्यूल के बीच सिंपली वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, लेकिन जब हम ए सॉल्वेंट में बी सॉल्यूट मिलाते हैं और सोल्यूशन ए बी बनाते हैं, तो किसी कारण से यदि ए बी मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो हम कह सकते हैं ए और बी मॉलिक्यूल के मध्य इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और यदि इंटरेक्शन अधिक हो जाएगा तो वह आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। इस प्रकार सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि यहाँ पर इंटरेक्शन कम हो जाए, अर्थात ए और बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण है वह कम हो जाए, तब भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये किस कारण से हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन यहाँ पर अधिक है, बी मॉलिक्यूल के मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन अधिक है, और लेकिन जब हम ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं और किसी वजह से इनके मध्य बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, तो फिर यहाँ पर ए बी मॉलिक्यूल के मध्य इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यदि इंटरेक्शन अधिक हो गया तो मॉलिक्यूल समीप आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल समीप आ जाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ए बी मॉलिक्यूल के मध्य इंटरेक्शन कम हो गया, जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो ए बी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और जब ए बी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो उनका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। अर्थात यदि हम 30 ml ए सॉल्वेंट में 20 ml बी सॉल्यूट मिलाते हैं और इंटरेक्शन एज इट इज रहता है जो ए और बी के मध्य है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी। 30 ml और 20 ml मिलकर के यहाँ पर 50 ml सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से ए बी मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, इंटरेक्शन बढ़ने का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है कि सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, जैसे इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात यदि हम 30 ml ए सॉल्वेंट और 20 ml बी सॉल्यूट मिलाएंगे और किसी कारण से इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया, तो वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको 50 ml से कम प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, अर्थात सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इंटरेक्शन पर ही डेल्टा वी मिक्सिंग डिपेंड करता है। यदि सेम इंटरेक्शन होता है ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के मध्य, जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन ए बी मॉलिक्यूल के मध्य होता है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन, और इंटरेक्शन भी समान है तब भी आइडियल सॉल्यूशन। और यदि इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और यदि वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से यदि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, और यदि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तब भी डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 30 ml ए 20 ml बी मॉलिक्यूल्स को मिलाने पर हमको 50 ml से ज्यादा सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स क्लियर करे। पहले पॉइंट्स में इंटरेक्शन ए बिटवीन बी मॉलिक्यूल एंड ए बी मॉलिक्यूल, अगर वो एक जैसा है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और यदि एक जैसा नहीं है, इंटरेक्शन कम या ज्यादा है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और यदि इंटरेक्शन एक जैसा आता है, जैसा इंटरेक्शन ए और बी के बीच है वैसा ही इंटरेक्शन ए बी के बीच है, तो डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन होगा, जैसे कि हमने पीछे टेबल में भी लिखा था।
और यदि इंटरेक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो इंटरेक्शन यदि इंक्रीज कर जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, और यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तब भी डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात दोनों ही कंडीशन में सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहले और दूसरे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। इंटरेक्शन के कारण से ही वॉल्यूम प्रभावित होता है, और हमने यहाँ पे पहले और दूसरे पॉइंट को एक साथ यहाँ पर क्लियर किया। आइए तीसरे पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने पहले पॉइंट में इंटरेक्शन को समझा और दूसरे पॉइंट में डेल्टा वी मिक्सिंग को समझा। तीसरा पॉइंट जो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को वेरी करता है वह है डेल्टा एच मिक्सिंग। इसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी। इसको सामान्य भाषा में हम हीट या फिर ऊष्मा भी कह सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वह है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वह है डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं और कोई भी एनर्जी या ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। यदि कोई ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है तो फिर उसके लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। यदि डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होगा तो आइडियल सोल्यूशन होगा, और नॉट इक्वल होगा तो फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। यदि हमने सॉल्वेंट AA में सॉल्यूट BB मिलाया और जैसा इंटरेक्शन AA मॉलिक्यूल्स और BB मॉलिक्यूल्स के मध्य था वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन के AB मॉलिक्यूल्स के मध्य है, तो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी अर्थात एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी अर्थात ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो फिर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो आएगा और हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। यदि किसी कारण से सॉल्वेंट AA में सॉल्यूट BB मिलाने पर एनर्जी रिलीज होती है यानी कि उत्सर्जित होती है अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, तो हम कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। या फिर सॉल्वेंट AA में सॉल्यूट BB मिलाने पर किसी कारण से ऊष्मा अवशोषित हो जाती है अर्थात एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हम कहेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक है अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है, उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर हम विचार करेंगे कि AA में BB मिलाने पर एनर्जी क्यों उत्सर्जित होती है और एनर्जी क्यों अवशोषित होती है। आप जानते हैं जब हम सॉल्वेंट AA और सॉल्यूट BB मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा AB, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे A और B मॉलिक्यूल्स के मध्य, अर्थात यहां पर बॉन्ड टूटेंगे, यहां पर भी बॉन्ड टूटेंगे और यहां पर बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड टूटने पर एनर्जी देनी होगी, बॉन्ड टूटने पर एनर्जी देनी होगी और बॉन्ड के बनने पर एनर्जी प्राप्त होगी। अगर यहां पर देने वाली एनर्जी और यहां पर देने वाली एनर्जी उनका टोटल इस मिलने वाली एनर्जी के बराबर है, तब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होगा और सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा। किसी कारण से यहां पर देने वाली एनर्जी अधिक है लेकिन यहां पर मिलने वाली एनर्जी कम है, तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी और इस प्रकार डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यहां पर देने वाली एनर्जी कम है लेकिन यहां पर मिलने वाली एनर्जी जो है ज्यादा है,
तो इस प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी, और जब ऊर्जा हमको मिल जाएगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यदि पहले वाले केस की यदि हम बात करें, यहां पर हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं और यहां पर हमको कम एनर्जी मिल रही है। कम एनर्जी क्यों मिल रही है? क्योंकि ए बी के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, वो कम है। जब अट्रैक्शन कम होगा तो कम ऊर्जा देने पर ही बॉन्ड बन जाएगा, और जब कम ऊर्जा देने पर बॉन्ड बन जाएगा तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसी प्रकार से यहां पर इंटरेक्शन यदि अधिक होगा तो फिर एनर्जी अधिक रिलीज होगी, और जब एनर्जी अधिक रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो हर परिस्थिति से हमने यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझने का प्रयास किया, और दोनों ही बातें डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग ये डिपेंड करती हैं इंटरेक्शन पर। यदि आपको इंटरेक्शन समझ में आते हैं तो आप डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग को इजीली समझ सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को डिस्कशन हम शुरू में ही कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, दोनों ही सोल्यूशंस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती है। यहाँ पर एस एंट्रोपी की माप है। एंट्रोपी रैंडमनेस को नापती है। रैंडमनेस अव्यवस्था, जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी, जितनी अधिक रैंडमनेस होगी, जितना अधिक डिसऑर्डर होगा, ये तीनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उतनी ही अधिक एंट्रोपी होगी। जब हम दो द्रव्यों को मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो रैंडमनेस भी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, चाहे विलयन आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, दोनों ही प्रकार के विलयनों के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 ही होगी। फिफ्थ पॉइंट हमको डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में बताता है। आइडियल तथा नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होती है। यहाँ पर डेल्टा जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियसिटी अर्थात स्वतः स्फूर्तता की माप होती है। स्वतः स्फूर्तता अर्थात स्पॉन्टेनियसिटी जितनी अधिक होगी उतना ही कम डेल्टा जी का मान होगा। जब हम दो द्रव्यों को मिलाते हैं और एक विलयन बनाते हैं तो वह दोनों द्रव इजीली मिलकर के सॉल्यूशन बन जाते हैं, हमें कोई एफर्ट नहीं करना होता, और प्रक्रम स्वतः स्फूर्त होता है, या हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस होता है। तो विलयन आदर्श हो या अनादर्श हो, दोनों ही प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 ही होती है। आइए आदर्श और अनादर्श विलयन की लास्ट प्रॉपर्टी राउल्ट्स लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उनको अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन किस प्रकार से करते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने के लिए आपको इंटरेक्शन जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया है और काफी डिटेल से समझाया है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरेक्शन को हिंदी में हम आकर्षण कहते हैं। जब दो द्रव्यों को मिलाने से मिलने वाले विलयन का इंटरेक्शन या उन अणुओं के बीच में इंटरेक्शन उतना ही होता है जितना कि दोनों द्रव्यों के अणुओं के बीच में इंटरेक्शन हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और वह आदर्श विलयन कहलाएंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मान लीजिए पहले वाले
द्रव ए का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वह PA0 है, और सॉल्यूट BB का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PV0 है। जब हम इनको मिलाकर के सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर A का वाष्प दाब PA, B का वाष्प दाब PV, तो हम कह सकते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब PA और PV अर्थात A और B के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। इसे हम डाल्टन के नियम से स्पष्ट करते हैं। अभी यहां पर हम राउल्ट का नियम लगाएं तो आप जानते हैं कि PA का मान PA0 का IA के बराबर होता है और PV का मान PV0 का IB के बराबर होता है। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P इजिकल टू PV0 माइनस PA0 का IB प्लस PA0। ये जो इक्वेशन है ये सरल रेखा की समीकरण है। यदि हम ग्राफ खींचें, जो कि हमने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 4 में स्पष्ट किया है, यहां पर काई ए के मोल प्रभाज को बताता है और यहां पर काई बी के मोल प्रभाज को बताता है। ये शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है PA0, ये PV0 B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। जब हम A में B मिलाते जाते हैं तो इस प्रकार से एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है और एक सरल रेखा B द्रव के लिए हमको प्राप्त होती है। और ये जो सरल रेखा है ये विलयन के लिए हमको प्राप्त होती है। इसका हमने डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 4 बनाया है। यदि कोई सॉल्यूशन दो द्रव्यों को मिलाने से इस प्रकार से ग्राफ शो करता है तो वह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यहां पर ये जो ग्राफ है ये ए के वाष्प दाब को बताता है, PA इजिकल टू PA0 का IA, और ये वाला जो ग्राफ है ये V के वाष्प दाब को बताता है, PV इजिकल टू PV0 का IB। और ये जो ग्राफ है ऊपर वाला ये विलयन के वाष्प दाब को बताता है, P बराबर PA प्लस PV। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यदि कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वह आदर्श विलयन होगा, और राउल्ट के नियम का पालन तभी करेगा जब AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के बराबर होंगे, अर्थात सॉल्वेंट AA के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, सॉल्यूट BB के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, वही आकर्षण सॉल्यूशन बनने पर A और B के अणुओं के मध्य है। तो चूंकि आकर्षण समान होगा तो वेपर प्रेशर भी समान होगा, और जब वेपर प्रेशर समान होगा तो ऐसे सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। हमें यहां पर यह समझना है कि राउल्ट का नियम किस प्रकार से पालन नहीं किया जाता। तो दो बातें यहां पर निकल करके आएंगी कि यदि इंटरेक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है तब प्राप्त होने वाला विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। या तो वह इस ग्राफ से पॉजिटिव विचलन या डेविएशन प्रदर्शित करेगा, या फिर इस ग्राफ से नेगेटिव विचलन या डेविएशन प्रदर्शित करेगा। तो यह सब डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन क्या है, कितना इंटरेक्शन है। AA के बीच जो इंटरेक्शन है, BB के बीच जो इंटरेक्शन है, इन दोनों को मिलाने पर वही इंटरेक्शन A और B के बीच होना चाहिए, तब ही राउल्ट के नियम का पालन होगा। यदि AA के बीच जो इंटरेक्शन है, BB के बीच जो इंटरेक्शन है, उससे ज्यादा
इंटरेक्शन ए बी के अणुओं के बीच हो गया, तो चूंकि आकर्षण ज्यादा हो गया, वेपर्स कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, अर्थात राउड के नियम का पालन नहीं करेगा। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि यहां पर सॉल्वेंट के अणुओं के बीच में कोई बॉन्डिंग ना बनती हो, सॉल्यूट के अणुओं के बीच में कोई बंध या बॉन्डिंग ना होती हो, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला दें तो बनने वाले सॉल्यूशन के ए और बी अणुओं के मध्य कोई बॉन्डिंग हो जाती हो, जिसे कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से इंटरेक्शन या आकर्षण बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो वेपर्स कम बनेंगी, और जब वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा, और इस प्रकार से सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आइए इसको एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां मैं बाई अक्ष पर वेपर प्रेशर को दिखा रहा हूं। इस वाली बाई अक्ष पर ए का वाष्प दाब है और उसका मोल अंश 1 है, और इस वाले वाई अक्ष पर बी का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में पीवी नॉट है और उसका मोल अंश का IV बराबर 1 है। अगर इस प्रकार से ग्राफ आता है तो हम कह सकते हैं राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है। लेकिन यदि इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं तो वेपर्स कम बनती हैं और वेपर प्रेशर भी कम होता है। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जिसको मैं यहां पर रेड कलर की लाइन से शो कर रहा हूं। इस तरीके से ग्राफ आएगा, डॉटेड लाइन से थोड़ा सा नीचे की ओर। इस प्रकार से इसका नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। आपको अलग कलर से ये चमक रहा होगा। तो यदि इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाएंगे, आकर्षण बल बढ़ जाएंगे, तो विलियन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन शो ना करके वह एक नेगेटिव डेविएशन में कर्व लाइन शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा तब होगा जब ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट को मिलाकर बनने वाले सॉल्यूशन के मध्य कोई ना कोई बॉन्ड बन जाता हो, तो वह नेगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। एक और प्रकार से भी राउल्ट के नियम फॉलो नहीं होता है यदि इस ग्राफ से पॉजिटिव डेविएशन शो होने लगे। तो जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिखाया है, अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो ये जो रेड कलर के कर्व लाइंस हैं ये इसके ऊपर की ओर आ जाएंगी। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन तब शो होगा जब ए और बी अणुओं के मध्य इंटरेक्शन कम हो जाए। जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वेपर्स अधिक बनेंगे, और वेपर्स अधिक बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा हो सकता होगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट के बीच कोई बॉन्ड बन रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, सॉल्यूट के अणुओं के बीच भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो, लेकिन जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिए और सॉल्यूशन ए भी बनाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन पा रहे हो। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो फिर इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और इंटरेक्शन कम होने से वेपर्स अधिक बनेंगी, और यदि वेपर्स अधिक बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, और राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो होने लगेगा। पॉजिटिव डेविएशन दो प्रकार का हो सकता है, जिसको कि हम ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां हम बाई एक्सिस पर सॉल्वेंट के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं PA0, और यहां पर थोड़ा सा ज्यादा PB0। यहां पर केवल B ही है, उसका मोल अंश 1। यहां पर केवल A ही है, उसका मोल अंश 1। अगर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आती है तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम का फॉलो हो रहा है, राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है। लेकिन यदि
पॉजिटिव डेविएशन होगा तो कर्व इस डॉटेड लाइन से ऊपर की ओर आएगा इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है इस प्रकार से। अब ये पॉजिटिव डेविएशन दो प्रकार का हो सकता है। यहां पर तो कम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है बनने वाला विलियन बहुत अधिक पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगे। तो यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बाई एक्सिस पर हम शुद्ध अवस्था के वाशदाब को दिखा रहे हैं। पीवी नॉट हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया। यहाँ पर शुद्ध अवस्था में केवल बी ही है तो उसका मोल अंश 1 होगा, और यहाँ पर शुद्ध अवस्था में केवल ए है तो उसका मोल अंश 1 होगा। इस प्रकार से यदि ग्राफ आता है विलियन के वाशदाब का, तो हम कह सकते हैं कि विलियन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन यदि वो शो करेगा तो एक तो इस प्रकार से पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, थोड़ा सा ही पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन जब ये बहुत अधिक हो जाए इस तरीके से तो इसको कहेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन का सेकंड। बहुत अधिक यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाशदाब है वो कभी भी पीवी से अधिक नहीं है, पीवी के नीचे है अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो। जबकि यहाँ पर यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो उसका जो वेपर प्रेशर है बी का वेपर प्रेशर से अधिक है। विलियन का जो वाशदाब है वह विलियन के एक अवयव बी के वाशदाब से बहुत अधिक शो हो रहा है। देखिएगा यहां से अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन शो करूं तो पॉजिटिव डेविएशन दो प्रकार का होता है, कम पॉजिटिव डेविएशन और अधिक पॉजिटिव डेविएशन। जो अधिक पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो एजोट्रोपिक सोल्यूशन बनाते हैं। एजोट्रोपिक सोल्यूशन हिंदी में स्थिर क्वथनांक के विलियन कहते हैं। इसको हम डिटेल से अपने लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर इसी के ऊपर होगा। तब तक के लिए आप पेशेंस रखें। और मैं समझता हूं कि आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में जितना हमको डिस्कस करना था और कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे वो हमारे हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई कठिनाई या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम तनु विलियन के अणु संख्या गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन को समझेंगे।